हेलो बच्चों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है संगीतास पाठशाला में। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ और सकुशल होंगे। मैं संगीता मोदक, असिस्टेंट टीचर डीएवी हाई स्कूल चरिया से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों की अर्थशास्त्र की शिक्षिका हूँ, जो कि आपके सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर सब्जेक्ट है। तो आज हम लोग जो लास्ट क्लास हम लोगों ने जो चैप्टर शुरू किया था उसी के पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे, पालमपुर गांव की कहानी। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से जो पालमपुर गांव की कहानी है अध्याय 1 उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि पालमपुर गांव में जो परिवारें हैं वो किस प्रकार से बटे हुए हैं, लोग वहाँ पे किस तरीके से रहते हैं, वहाँ पे सुख सुविधाएं क्या क्या हैं, वहाँ पे खेती किस प्रकार से होती है, उत्पादन के संगठन क्या क्या हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने बातें की। और आज जो है हम लोग उसके बाद का जो आगे का पार्ट है वो हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो अब आगे देखते हैं। अब पालमपुर में खेती, ठीक है। तो पालमपुर में खेती जो होती है, दो मुख्य चीज़ें आप समझिए। पालमपुर में जो खेती होगी, जो वो भूमि है वो तो स्थिर है, जितनी भूमि है उतना में ही हमारा जो है उत्पादन करना है हमें, ठीक है, स्थिर भूमि में ही। दूसरा है, स्थिर भूमि में अधिक फसल उगाने की या पैदावार करने की कोई तरीका है क्या? क्या हम लोग जितना भूमि हमारे पास है उसी का इस्तेमाल करके, प्रयोग करके, क्या हम ज़्यादा उत्पादन कर सकेंगे या कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? तो इसका जवाब जरा ढूंढते हैं अब हम। तो एक भूमि में अधिक फसल पैदा किया जा सकता है, उसके लिए कुछ आधुनिक तकनीक अपनाए जाते हैं। जैसे कि दो तकनीकें हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, एक है बहुवृत्त फसल प्रणाली और एक है आधुनिक कृषि विधि या प्रणाली, ठीक है। तो बहुवृत्त फसल प्रणाली और आधुनिक कृषि विधि का प्रयोग करके हम उत्पादन की जो स्तर है उसको बढ़ा सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। पहले तो हम लोग जानेंगे कि ये बहुवृत्त फसल प्रणाली क्या है और आधुनिक कृषि विधि क्या है। तो देखिए, बहुवृत्त फसल प्रणाली क्या है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की को बहुवृत्त फसल प्रणाली कहते हैं। मतलब हमारे पास एक ज़मीन है जिसमें हम जानते हैं कि हमारे यहाँ मौसमवार जो है फसल उगाए जाते हैं। एक मौसम में कुछ ही फसल उगते हैं, फिर दूसरा मौसम आता है उनमें कुछ और फसल उगते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ जो होता है उत्पादन होता है फसलों का। तो मानिए कि एक जो मौसम आया उसमें हम लोगों ने कुछ फसल को उगा लिया, उत्पादित कर लिया। फिर दूसरा जो सीज़न आया, दूसरा जो मौसम आया, फिर जब उस फसल का रोपाई कटाई सब कुछ हो गया, तो हम लोग उसी ज़मीन पे दूसरी फसल को क्या करेंगे, उत्पादित करेंगे। ज़रूरत खाद, जो उसके लिए ज़रूरी उर्वरक है, खाद है, उसका प्रयोग करते हुए। तो इसमें क्या हो गया, हम लोगों ने एक भूमि पे एक से ज़्यादा फसलों का उत्पादन कर लिया, ठीक है। और आधुनिक कृषि प्रणाली क्या होता है, ये एक विधि है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उच्च कोटि वाले बीज, जिसे हम लोग HYV सीड्स या बीज कहते हैं, यानी कि अधिक उपज वाले बीज। इन अगर बीजों का इस्तेमाल किया जाता है तो हमारा जो उत्पादन होता है वो अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक तथा विकसित जो सिंचाई तंत्र है उसको अपना करके हम क्या कर सकते हैं, अपना जो उत्पादन है उसको अधिक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे दो तरीके की प्रणाली देखी, बहुवृत्त फसल प्रणाली और आधुनिक कृषि प्रणाली, ठीक है। तो हम लोगों ने एक चीज़ और देखा यहाँ पे कि HYV सीड्स, एक नई टर्म के बारे में हम लोगों ने बात की, एक नया हम लोगों ने वर्ड सुना। ये क्या है, HYV सीड्स। HYV का हिंदी जो है अधिक उपज वाले सीड है, बीज है, और जो इसका इंग्लिश में नाम है वो है हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, सीड्स मतलब बीज। अब देखिए जरा सा इस चित्र को,
इस चित्र में हम देख पा रहे हैं जो आधुनिक कृषि प्रणाली है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अधिक उपज वाले बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं, बांध, बिजली, इन सब का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सिंचाई जो है वो आधुनिक सिंचाई का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, नहरों, पंप्स के द्वारा। फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या, ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला करके हम लोग आधुनिक कृषि प्रणाली के द्वारा भी अधिक उत्पादन कर सकते हैं। और दूसरा, एक ही भूमि पर दो मौसमों में हम लोग अगर घुमा करके फसल लगाते हैं तो उसमें भी उत्पादन हम लोग को बढ़कर मिलेगी। तो इन दोनों, ये दो तरीके हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, स्थिर भूमि में भी अधिक फसलों को उगा सकते हैं। बच्चों, अब आगे हम लोग देखेंगे कि हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है। तो 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीज, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले बात की, जिसे हम लोग HYV सीड्स कहते हैं, उसके द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाएं, जिससे कि गेहूं और चावल की जो उत्पादन है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वृद्धि हो गई। काफ़ी ज़्यादा, मतलब हरित क्रांति की वजह से जो हमें ये HYV सीड्स मिले, इसकी वजह से जो गेहूं और चावल की जो उत्पादन है वो कई मात्राओं में बढ़ गई। परंपरागत जो बीज है उसकी तुलना में ये HYV बीज जो है ये मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा करने लगी। तो ये किसकी देन थी? हरित क्रांति की देन थी। अब भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया था। किसने किया था? पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों के साथ साथ रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का भी प्रयोग किया था। मतलब उन्होंने आधुनिक जो फसल प्रणाली है उसका भी इस्तेमाल किया था। ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ था, जो उत्पादन है वो कई मात्रा में बढ़ गया था। तो जरा हम देखते हैं कि ये हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव कौन कौन से थे। सबसे पहला, कृषि उत्पादन में वृद्धि। दूसरा, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। तीसरा, कृषि तथा उद्योगों का समन्वय। और चौथा, किसानों के बाजार उन्मुख बनाना। ठीक है, किसानों को जो है बाजार उन्मुख बनाना। सबसे पहला जो बात है वो क्या कह रहा है कि कृषि जो है उत्पादन में वृद्धि। हम लोगों ने अभी बताया कि उन्होंने जो है आधुनिक फसल प्रणाली का प्रयोग करके और HYV सीड्स का इस्तेमाल करके उत्पादन में वृद्धि करी, कई मात्रा में वृद्धि हुई। फिर जब उत्पादन में वृद्धि हुई तो हमें ज़्यादा किसानों की, ज़्यादा मजदूरों की, श्रमिकों की ज़रूरत पड़ने लगी, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। इसके बाद क्या हुआ कि जो इतना ज़्यादा हम लोगों ने उत्पादन में वृद्धि किया गेहूं का, चावल का, इसकी वजह से जो है कृषि तथा जो उद्योग है उनका समन्वय बैठा। मतलब जो है खाली हम लोग जो गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, सिर्फ गेहूं ही नहीं खाएंगे हम लोग उसका आगे बहुत सारा गेहूं का विनिर्माण करके काफ़ी सारी वस्तुएं बनने लगी जो कि उद्योगों में बन रही थी। ठीक है, तो कृषि तथा उद्योगों का समन्वय हुआ। और जो चौथा है, किसानों को बाजार उन्मुख बनाना। मतलब इतना ज़्यादा उत्पादन होने लगा कि वो क्या करने लगे कि अब ज़्यादा मात्रा में बाज़ारों में अपने जो उत्पाद है उनको बेचने लगे और जिनसे उनको जो लाभ है वो ज़्यादा मात्रा में होने लगी। तो बच्चों अब आगे अब देखिए पालमपुर गांव में फसलों का उत्पादन किस प्रकार है। मतलब जो है पालमपुर गांव, वहाँ पे फसल जो उत्पादित होते हैं वो किस प्रकार से होती है। तो बहुवृत्त फसल प्रणाली के द्वारा पालमपुर गांव में किसान एक वर्ष में कम से कम 2 फसल तो जरूर उगाते हैं और तीसरे फसल के रूप में आलू का उत्पादन करते हैं। मतलब अभी तक हम लोगों ने देखा कि आधुनिक जो फसल प्रणाली है वो किस तरीके से काम कर रही है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुवृत्त फसल प्रणाली के फलस्वरूप क्या हो रहा है, हम लोग एक वर्ष में कम से कम 2 फसल तो उगा ही रहे हैं और तीसरे फसल के रूप में आलू का उत्पादन कर रहे हैं। ज़रा इस
कृषि ऋतु जो है और जो शास्त्रीय प्रारूप है उसको ज़रा देखिए। ऋतु हमारे पास वर्षा ऋतु, जिसे हम लोग खरीफ के नाम से जानते हैं। खरीफ फसल उगती है कब? वर्षा ऋतु में। शरद ऋतु में रबी फसल उगती है और ग्रीष्म ऋतु में जायद। तो खरीफ फसल जो है वो जुलाई से अक्टूबर के बीच उगाई जाती है, जिसमें कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं? ज्वार, बाजरा, चावल, कपास, गन्ना, तंबाकू आदि। और शरद ऋतु जो है वो जो रबी फसल है वो अक्टूबर से मार्च के बीच में उगाए जाते हैं, जिसमें गेहूँ, सरसों, दालें, आलू ये सब इत्यादियों का हम लोग उत्पादन करते हैं। और जो तीसरी ऋतु है वह है ग्रीष्म ऋतु, यानी कि जायद फसल। ये मार्च से जून की अवधि के बीच आती है, जहाँ पे हम लोग तरबूज, खीरा, फलियाँ, सब्जियाँ, फूल इत्यादि का उत्पादन करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि हम लोग इस तरीके से 3 ऋतुएं जो आती है पूरे साल भर में, उसमें हम लोग घुमा घुमा के जो है 2 से 3 फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। और हम लोगों ने ये भी देखा कि खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल में क्या क्या आते हैं और इनकी अवधियाँ क्या क्या होती है। तो अब आगे, पालमपुर गांव में किसानों के बीच खेती किस प्रकार से वितरित है? पालमपुर में कुल 450 परिवार है, जिसमें से लगभग 150 परिवार के पास खेत या भूमि नहीं है। अधिकांश ये लोग क्या है? दलित हैं। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है वो जो है वो 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े पर खेती करते हैं, जिससे कि ज़्यादा उत्पादन नहीं मिल पाता है। अब आइए ज़रा देखिए कि इस पाई चार्ट के द्वारा, इस फिगर के द्वारा हम लोग क्या समझ पाते हैं। जो लाल वाला हिस्सा है वो दर्शा रहा है मझौले और बड़े कृषक, ठीक है। और जो ये एकदम लाइट पीच कलर का जो आपका हिस्सा है ये हमें दर्शा रहा है सीमांत एवं छोटे कृषकों की संख्या, ठीक है। तो भाई ये पहले देखिए कि कृषि क्षेत्र देख लीजिए। कृषि क्षेत्र जो है मझौले और बड़े कृषक के पास कितनी है? ये लाल वाला जो हिस्सा दिख रहा है हम लोग को ये है, मतलब 55.4%। और जो सीमांत एवं छोटे कृषक हैं उनके पास कितनी आपकी ज़मीन है, भूमि है, वो है आपका 44.6%, ठीक है। अब आगे देखिए दूसरे वाले गोले में कि कृषकों की जो संख्या है, जो कृषक है उनकी जो संख्या है वो काफ़ी मतलब ज़्यादा है। 85% जो लोग हैं वो सीमांत एवं छोटे कृषक हैं, जो कि दूसरे के खेतों में काम करते हैं, ठीक है। और मात्र 15% ऐसे जो है जिनके पास अपने मतलब मझौले और बड़े कृषक हैं, जो कि मतलब संख्याओं में कम है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में कौन है? जो सीमांत और छोटे कृषक। जब उन लोगों को काम नहीं मिलता है तो वो जो मझौले और बड़े कृषक हैं उनके खेतों में काम करते हैं। तो अब आगे, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? तो 400 परिवार में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े पर खेती करते हैं। जैसे हम लोगों ने आगे बताया, खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे प्लॉटों में खेती करने वाले परिवारों से। तो मजदूर नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकते हैं। मजदूरी जो होती है वो उन्हें नगद के रूप में भी मिल सकते हैं या फिर अनाज के रूप में भी मिल सकते हैं या वस्तु के रूप में भी मिल सकते हैं। कभी कभी जो श्रमिक हैं उनको भोजन भी मिलता है। सरकार के द्वारा जो है खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन जो है 300 रुपये रखे गए हैं, निर्धारित किए गए हैं। लेकिन क्योंकि मजदूरों की संख्या, श्रमिकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, इसीलिए जो वहाँ के मझौले और बड़े किसान होते हैं वो उन लोगों को रोज़ाना की जो मजदूरी होती है वो बहुत कम देते हैं, लगभग आधी, 160 रुपये में ही लोगों को मजदूरी दे करके काम करवाते हैं। अब खेतों के लिए आवश्यक पूंजी कौन देता है? तो अधिकांश जो छोटे किसान को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसे उधार लेने होते हैं। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से या खेतों के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं, ठीक है। मतलब उनके पास खुद की पूंजी ना होने के कारण वो साहूकार, बड़े किसान, इन लोगों से क्या होती है, अपनी जो पूंजी है वो उधार के तौर पे लेते हैं। छोटे किसानों के विपरीत मझौले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है, इस तरह से आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। तो उनके पास जो अतिरिक्त राशि होती है उनसे वो और मजदूरों को रख के ज़्यादा उत्पादन करने की कोशिश करते हैं। तो अब आगे, पालमपुर गांव की मुख्य क्रियाएं।
पालमपुर गांव की मुख्य क्रियाओं को 2 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि हम लोगों ने जो अध्याय के प्रथम में ही हम लोगों ने कहा था कि जो पालमपुर गांव की प्रमुख क्रियाएं हैं वो है कृषिगत क्रियाएं और दूसरी है गैर कृषिगत क्रियाएं। हम लोगों ने बात भी किया था कि कृषिगत क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। कृषिगत क्रियाओं के अंतर्गत कृषि और पशुपालन आता है और गैर कृषिगत क्रियाओं के अंतर्गत दुकानदारी, डेयरी, यातायात, कंप्यूटर सेंटर, लघु विनिर्माण इत्यादि आती है। तो बच्चों, हम लोगों ने आज देखा कि पालमपुर गांव की जो प्रमुख क्रियाएं हैं उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, कृषिगत क्रियाएं और गैर कृषिगत क्रियाएं। तो बच्चों, एक बार हम लोग इस पूरे पाठ का जो है सारांश या समराइज के तौर पे देख लेते हैं। पालमपुर गांव में खेती हम लोगों ने आज पढ़ा। हरित क्रांति क्या होती है ये हम लोगों ने देखा। पालमपुर गांव में फसल का उत्पादन किस प्रकार है। पालमपुर गांव में खेती किस प्रकार वितरित है। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी और पालमपुर गांव की मुख्य क्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने पाठ 2 में इस पूरे अध्याय को समाप्त किया है। अब जो तीसरा इसका पाठ होगा उसमें हम लोग प्रश्न उत्तर को देखेंगे और समझेंगे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। संगीता पाठशाला को ऐसे ही प्रमोट करते रहे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।